नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलदेव सिंह चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरआरबी के लिए ज्योग्राफी का पार्ट मैं आपके लिए कंप्लीट करवा रहा था और ज्योग्राफी के पार्ट के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रिय विद्यार्थियों, वो हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल। जी हाँ, कौन से टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे? हम जो चर्चा कर रहे थे प्रिय साथियों, वो हमारा टॉपिक था वायुमंडल। जी हाँ, और वायुमंडल के बारे में मैंने आपसे ये जानकारी कर ली थी कि वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है। वायुमंडल जो होता है, इस वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती हैं, कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। इसी के साथ साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया था प्रिय विद्यार्थियों कि जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की कितनी परतें हैं, इन परतों को हमने कैसे विभाजित किया है, कौन कौन सी परतें होती हैं, परतों को आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, परतों को अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। एक बार जल्दी से मैं आप सबके लिए उन पुरानी बातों का दोहरान करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कंडीशन ये बताई थी कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का ये वाला जो मंडल है, इसे हम बोल रहे थे जल मंडल, और ये जो मंडल है प्रिय विद्यार्थियों, इसे हम बोल रहे थे स्थल मंडल। और इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि ये जो मंडल है, इसे हम बोल रहे थे वायुमंडल। और इसके बाद में मैंने आपके लिए क्या बताया था कि जहाँ पर ये सारी चीज़ यानी कि तीनों मंडल आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में अपना वातावरण बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं जैव मंडल। और आप सभी जानते हो कि जो जैव मंडल होता है, इस जैव मंडल के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, वो पनपती हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आपके लिए अध्ययन कौन से टॉपिक के बारे में करवा रहा था? तो हम अध्ययन कर रहे थे वायुमंडल के बारे में। और वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते समय मैंने आपसे क्या कहा था कि जो वायुमंडल है, यह विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या होता है? आप कहोगे कि सर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और इन गैसों में मैंने आपके लिए बताया था कि यदि हमसे बात कर ले कि बताओ सर्वाधिक कौन सी गैस होगी, तो हमारा उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो इसमें हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो मान होता है वो होता है 78.08%। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर मैंने आपको गैस बताई थी प्रिय साथियों, वो थी हमारी कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा हमने आपको बताई थी वो थी 20.93%। और इसके बाद में नंबर तीसरे स्थान पर जो हम पढ़ रहे थे वो थी आर्गन गैस, और इसकी मात्रा थी 0.93%। और इसके बाद में जो अगली हम पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये जो गैस है इसकी मात्रा होती है 0.03%। इन सबको याद रखना है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है वह 78.08% हमारे वातावरण में होती है, हमारी वायुमंडल में होती है। और प्रिय साथियों, जो ऑक्सीजन गैस है, यह ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में 20.93 यानी कि 93% होती है। और इसके साथ में जो ऑर्गन गैस है वह 0.93% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है, यानी कि इसकी मात्रा इतनी होती है। इसके बाद में हम जो अगली चर्चा आपके सामने कर रहे थे, वो अगली चर्चा हमने आपके लिए क्या करके बताई थी कि हम चलते हैं आगे की तरफ कि हमारी जो वायुमंडल है, हमने हमारे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा था? तो याद रखना कि वायुमंडल को 5 भागों में हमने विभाजित कर दिया था। और जो 5 भाग थे, उन 5 भागों के अंतर्गत मैंने आपके लिए बताया था कि सबसे पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है
क्षोभ मंडल। इनके अंग्रेजी नामों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा जो मंडल होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये होता है आपका समताप मंडल। तीसरा जो मंडल होता है ये होता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बारे में मैंने आपके लिए और भी क्या बातें बताई थी कि यह बिल्कुल प्रॉपर एक बीच वाला मंडल है, इसलिए इसका हमने क्या नाम रख दिया है, मध्य मंडल नाम रख दिया है। इसके बाद में जो अगला होता है उसका नाम होता है आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद में जो सबसे अंतिम जो होता है उसका नाम होता है बहिर्मंडल। जी हाँ प्रिय साथियों, हमने हमारे वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित कर दिया है? आप कहोगे कि सर 5 परतों में हमने हमारे वायुमंडल को विभाजित कर दिया है। इन 5 परतों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो पहली हमारी परत होती है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इस क्षोभ मंडल की यदि मैं आपसे बात करूं कि सर हाइट कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखना कि जो आपके ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों पर इसकी जो हाइट होती है वो होती है 8 से 10 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर तक। और आपकी जो विषुवत रेखा होती है उस विषुवत रेखा पर इसकी जो हाइट होती है प्रिय विद्यार्थियों वो होती है 16 से 18 किलोमीटर तक। क्या बता रहा हूं, पुनः फिर सुन लीजिए कि जो आपका पहला मंडल है वायुमंडल का जिसे हम क्षोभ मंडल बोल रहे हैं, उस क्षोभ मंडल की जो ध्रुवों पर हाइट होती है वो होती है 8 से 10 किलोमीटर तक। और क्षोभ मंडल की जो विषुवत रेखा पर हाइट होती है प्रिय विद्यार्थियों वो होती है 16 से 18 किलोमीटर तक। दूसरी परत होती है समताप मंडल। और जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल की जब हम हाइट लेते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों ये होती है 18 से लेकर के और आपके 50 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। और इसके बाद में जो अगला मंडल आता है जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं, इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक होती है? 80 किलोमीटर तक। इसके बाद में जो आयन मंडल आता है उस आयन मंडल की जो हाइट होती है वो होती है 640 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक होती है? 640 किलोमीटर तक होती है। और प्रिय विद्यार्थियों 640 किलोमीटर से ऊपर जाने पर जो मंडल है जिसकी अनंत हाइट हम मानते हैं कि जहां तक इसकी मात्रा है वहां तक ले लेते हैं, वो आपका बहिर्मंडल है, वो आपका बाह्य मंडल है। हाइटों से संबंधित क्वेश्चन कई बार विगत भर्तियों में पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बार इन हाइटों को आप बिल्कुल कंफर्म कंप्लीट याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हाइट है। पहली परत कौन सी है आपकी? क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल। तीसरी परत कौन सी है? मध्य मंडल। चौथी परत कौन सी है? आयन मंडल। 5वें नंबर की परत कौन सी है? बहिर्मंडल। हमने हमारे वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। अगली कंडीशन हमने आपको क्या बताई है कि जो पहली परत है इसकी जो हाइट है वो है 16 से 18 किलोमीटर। जो दूसरी परत है इसकी हाइट है दोस्तों 50 किलोमीटर। तीसरी जो परत है इसकी हाइट है 80 किलोमीटर। अगली की है 640 और 640 से ऊपर जाने पर जो अंत की परत है वो है आपकी कौन सी परत प्रिय विद्यार्थियों? तो आप कहोगे कि सर उसका नाम है बाह्य मंडल। एक बार पुनः मेरे साथ आप जुड़िए और मैं आपके लिए बताता हूं कि इन वायुमंडल की परत जो होती हैं इनका आपको मेरे साथ साथ डायग्राम अभी रेडी कर लेना है। डायग्राम अभी आप मेरे साथ साथ बनाते रहना। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये जो आपने यहां पर एक लाइन खींचोगे और यहां पर आप लिखोगे धरातल कि यह क्या है। आप कहोगे कि सर यह धरातल है। धरातल के बाद में अब आपको अगली एक लाइन खींचनी है और अगली लाइन आपको इस तरह से खींचनी है और इसके आगे आपको नंबर 1 डाल करके लिख देना है। और नंबर 1 डाल करके हम क्या लिखेंगे?
नंबर 1 डाल करके हम लिख देंगे कि यह जो है इसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम लिख देंगे इसका नाम लिख देंगे क्षोभ मंडल। इसके बाद में आपको इस तरह से एक और लाइन खींचनी है दूसरी, और यहां पर आप 2 नंबर डाल करके लिख दिए प्रिय विद्यार्थियों कि यह क्या है। आप कहोगे कि सर यह समताप मंडल है। ठीक सर। इसके बाद में आपको अगली फिर एक तीसरी लाइन और खींचनी है, और यहां पर आप लिख दीजिए नंबर 3 डाल करके कि यह क्या है। आप कहोगे कि सर यह मध्य मंडल है। ठीक सर। इसके बाद में अगली एक और लाइन खींचेंगे, और ये जो लाइन होगी हमारी, इसके आगे हम लिख देंगे कि यह जो है इसका नाम होगा आयन मंडल। और प्रिय विद्यार्थियों इसके अंत में फिर आपको एक और लाइन इस तरह से कर देनी है, और चाहे आप लाइन यदि नहीं करते हो फिर भी ठीक है। इससे ऊपर अनंत सीमा तक हम नंबर 5 डाल करके लिख देते हैं कि यह आपका कौन सा मंडल है। तो याद रखना यह जो है यह बहिर्मंडल है। कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल है। अभी आपको थोड़ा सा और आपकी कॉपी में नोट करना है। आप इधर की तरफ इस तरह से आपको एक एंगल बनाना है, एक लाइन आपको खींचनी है, और इस लाइन के अंतर्गत आपको इस तरह से आपको नोट करके लिखना है। और यहां पर आप लिख दोगे कि ध्रुवों पर हाइट, ध्रुवों पर ऊंचाई आप लिख देना इसकी 8 से 10 किलोमीटर, और इधर लिख देना यहां पर विषुवत रेखा पर ऊंचाई कितनी? 16 से 18 किलोमीटर। 16 से 18 किलोमीटर आपकी इस जगह पर हाइट हो जाएगी। इसके बाद में आगे लिखेंगे कि सर ये जो यहां से यहां तक की हाइट है इसकी हाइट कहां तक है? यहां पर लिख दीजिए प्रिय विद्यार्थियों 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की हाइट होगी। इसके बाद में जो हम अगली हाइट लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर डाल करके इस तरह से आप लिख दीजिए कि ये जो है यह आपकी 80 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक है। इससे आगे जो हम और अगली हाइट लेते हैं, उस अगली हाइट के लिए आप एंट्री कर दीजिए कि यह जो है यह 640 किलोमीटर तक है। और 640 किलोमीटर से ऊपर की जब हम बात करेंगे तो यह आपका कौन सा मंडल होगा? यह आपका बहिर्मंडल होगा, यह आपका बाह्य मंडल होगा। तो बस मैं आपको यही समझाने का जब से प्रयास कर रहा था कि इन सब के एग्जैक्ट नाम, इन सब के क्रम से नाम और इन सब की क्रम से हाइट आपको याद होनी चाहिए। जब तक आप क्रम से नाम याद नहीं रख पाओगे तब तक आपको क्रम से हाइट भी याद नहीं हो पाएंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां पर प्रश्नों का आना तो तय है। क्लियर हुआ? पहली परत हाइट हो गई सर विषुवत रेखा पर 16 से 18, यहां पर 50, यहां पर 80, यहां पर 640। अब आपको लिखना बंद कर देना है। पीछे मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, तब आपको लिखना है। पेन कॉपी उठा करके साइड में रख देने हैं। सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, समझने पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए क्या बातें हैं। पहला प्रश्न जो मैं आपके लिए समझाने के लिए जा रहा हूं वो मैं समझा रहा हूं क्षोभ मंडल से संबंधित। प्रिय विद्यार्थियों, क्षोभ मंडल जो है यह पृथ्वी के सबसे निकट की परत है। आप कहोगे सर बिल्कुल, यह सबसे निकट भाग है। और याद रखना कि इस भाग के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है, CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि प्रकृति में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन याद रखना कि पृथ्वी के सबसे जो निकट का भाग है जिसे हम क्षोभ मंडल बोल रहे हैं,
यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है? आप कहोगे कि सर यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इस गैस के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है, और जब सूर्य के प्रकाश से ये ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो ऊष्मा को अवशोषित करके नीचे का जो वातावरण है हमारी पृथ्वी के जो आवरण के आसपास का, आप देख रहे हो 8 से 10 किलोमीटर या 16 से 18 किलोमीटर, इस आवरण में ऊष्मा का संवहन बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब यहां पर ऊष्मा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरह घटनाएं घटित होने लगती हैं। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस का प्रभाव है? आप कहोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वो याद रखना आपके इसी परत का सबसे ज्यादा तापमान होता है। तापमान के बारे में इसीलिए तो कल मैं आपसे चर्चा करके गया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है वह तापमान घटता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ता है। मैंने आपको बताया था 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है? आप कहोगे कि सर कम हो जाता है। इस चीज के बारे में आप विशेष करके याद रखना भैया कि सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव ज्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव ज्यादा है तो यहां पर जो तापमान है वो सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने पर तापमान घटता होगा, यानी कि कम होता जाएगा। जितनी हाइट पर आप जाओगे वहां पर उतना ही तापमान कम हो जाएगा। और याद रखना कि ये जो पृथ्वी के निकट का सबसे भाग जो है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। आपसे यदि पूछे कि बताओ मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं, तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जैसे कि मौसम संबंधी क्या घटना हो सकती हैं कि सर आंधी की घटना हो, सर बारिश की घटना हो, सर तूफान की घटना हो, यानी कि कोई भी घटना हो, आंधियों का आना, बारिश का आना, तूफान का चमकना, बिजली का गड़गड़ाना, बिजली का चमकना, वो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो 16 से 18 किलोमीटर के हिस्से जो है यानी कि उससे नीचे नीचे घटित होती हैं। यानी कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी बनता है कि मौसम से संबंधित घटनाएं जो हैं वो कौन से मंडल में घटित होती हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि सर मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं वो सभी की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसके बाद में अगली हम चर्चा करते हैं कि अगली जो परत आती है उसका नाम होता है सर समताप मंडल। प्रिय विद्यार्थियों याद रखना है समताप मंडल की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है, और जो समताप मंडल है इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गुरुजी समताप की इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वह एक समान अवस्था में पाया जाता है। और याद रखना कि ये जो आपका मंडल है, ये जो परत है, इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटना घटित नहीं होती है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल में ना तो कोई आकाशीय बिजली से संबंधित घटना घटित होती है, ना कोई आंधी तूफान चक्रवात की घटना घटित होती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी की सभी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं? आप कहोगे कि सर मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब यहां पर कोई मौसम संबंधित घटना घटित नहीं होती है,
जब यहाँ का टेम्परेचर एक समान अवस्था में पाया जाता है, नाम है समताप मंडल। तो अब आप तो बुद्धिजीवी इतने हो, अब आप खुद भी इतना आकलन लगा सकते हो कि सर वायुयान जो होते हैं, उन वायुयानों को उड़ाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम एक आदर्श मंडल मान सकते हैं। क्षोभ मंडल में हम वायुयानों को उड़ा नहीं सकते, कभी आंधियों की घटना हो सकती है, कभी तूफानों की घटना हो सकती है, कभी बादलों से संबंधित कोई घटना हो सकती है, बारिश हो सकती है। बिल्कुल, तो याद रखना कि वायुयान उड़ाने के लिए, वायुयानों के संचालन के लिए कौन सी आदर्श परत के रूप में जानी जाती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वायुयान उड़ाने के लिए, वायुयान चलाने के लिए जो एक आदर्श परत के रूप में मानी जाती है वो आपका समताप मंडल है। यहाँ का तापमान भी समान है, यहाँ पर कोई मौसम से संबंधित घटना भी घटित नहीं हो रही, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए यदि हमसे वो चर्चा कर ले पेपर में कि बताइए वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी आदर्श परत के रूप में जानी जाती है, तो हम कहेंगे कि सर वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल को एक आदर्श मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो कोई मौसम से संबंधित घटना घटित होती है और ना वहां पर कोई विशेष प्रकार का भय रहता है कि मान के चलो हवाई जहाज को उड़ाते समय कोई सामने आंधी की स्थिति पैदा हो गई, कंडीशन की स्थिति पैदा हो गई, तो वो कैसे सामने के दृश्य को देख पाएगा? ऐसी स्थिति में हादसा होने का खतरा रहता है। तो इन हादसों से बचने के लिए हम कौन सी मंडल को आदर्श मंडल कह सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, हम समताप मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल कह सकते हैं। अगली कंडीशन में आपको बता दूं कि इसी मंडल में हाइट की मैं आपसे बात करूं कि सर हम जानते हैं कि ऊपर से सूर्य की विभिन्न प्रकार की परावैंगनी किरणें जो आती हैं, उन परावैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए एक परत बीच में काम करती है जिसका हम नाम लेते हैं ओजोन परत। और वो जो ओजोन परत है ना, वह ओजोन परत लगभग मैं ये बोल सकता हूं कि 15 से 35 किलोमीटर ऊपर इसी मंडल में पाई जाती है। कौन सी परत प्रिय विद्यार्थियों? तो याद रखना मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे ओजोन परत की, कि जो ओजोन परत है, यह ओजोन परत क्या कार्य करती है? तो याद रखना कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इसीलिए इस ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत का जो हम रासायनिक नाम लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं, वो लिखते हैं O3। क्या लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों? O3। और ये जो ओजोन परत है, यह ओजोन परत यदि नहीं हो तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं वो अपना सीधा प्रभाव पृथ्वी पर दर्शाएंगी। पृथ्वी पर उत्पन्न वनस्पति, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव, इन सब पर उनका कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उस विपरीत प्रभाव से बचाने का काम करती है ओजोन परत। और ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो उत्तर होगा कि ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। कितनी हाइट पर पाई जाती है? तो हम कहेंगे कि सर ओजोन परत जो है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। और हमारा और आपका सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम इस ओजोन परत की रक्षा करें। यदि हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचना है, सर रक्षा कैसे करें? रक्षा करने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों कि प्रदूषण को कम से कम मात्रा में करें। ये जो प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण के कण कहीं ना कहीं हमारी ओजोन परत को अपक्षय करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यदि इसी प्रकार से ये प्रदूषण की मात्रा बढ़ती रही, यदि इसी प्रकार से ये वायु प्रदूषण होता रहा, तो ओजोन परत को एक ना एक दिन बहुत ज्यादा इससे खतरा साबित होगा। और जब ओजोन परत को खतरा होगा तो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक वनस्पति को भी कहीं ना कहीं खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो याद रखना 16 सितंबर को क्या मनाते हैं?
ओजोन दिवस मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन जीके में अपने आप में महत्वपूर्ण बनता है कि बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कि ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य में इसकी स्थिति पाई जाती है। रासायनिक सूत्र O3 होता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। अगली कंडीशन कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे हमने क्या चर्चा की थी कि हाइट हो गई 50 किलोमीटर तक, ओजोन परत की स्थिति हो गई, मौसम से संबंधित कोई घटना घटित नहीं हो रही, वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल इसे हमने मान लिया है। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं, हमारा आता है मध्य मंडल। और आप सबको पता है कि मध्य मंडल जो है इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर तक। जी हां, कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत याद रखना कि इसकी जो अंतिम सीमा है वहां का तापमान तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस के। इतना ज्यादा तापमान कम हो जाता है कि लगभग माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ का क्या होता है। आप कहोगे कि सर यहाँ का तापमान जो होता है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ऊपर की परत का यानी कि मध्य मंडल का, वो माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और वैसे भी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर तो कम होगा, तापमान तो घटेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगली कंडीशन और याद रखना, अभी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा क्लास में ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमें आसमान में टूटता हुआ तारा दिखाई देता है और उस टूटते हुए तारे को हम ये समझते हैं कि पता नहीं कोई दिव्य शक्ति जा रही है, और उस दिव्य शक्ति से हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके पता नहीं किसका स्मरण करने लग जाते हैं। लेकिन याद रखना कि विज्ञान के अनुसार, ज्योग्राफी के अनुसार वह कोई दिव्य शक्ति नहीं, वह एक टूटता हुआ तारा है जिसे हम कह सकते हैं कि वह एक उल्कापिंड है। समझाऊंगा आपके लिए उल्कापिंड क्या होते हैं। अभी तो बस आप दिमाग में इतना याद कर लेना कि टूटता हुआ तारा है जो घर्षण के कारण नीचे की तरफ आ रहा है और जल करके राख हो जाता है, घर्षण के कारण जलने लगता है। और याद रखना कि उल्काओं से संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, उल्काओं से संबंधित घटनाएं जो हैं वो भी आपके इसी मंडल में घटित होती हैं, मध्य मंडल में। और तापमान याद रखना कि यहाँ की जो ऊपर की जो परत है वहां का तापमान लगभग माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसके बाद में याद रखना, अगले मंडल की चर्चा करते हैं कि सर आयन मंडल। ये जो आयन मंडल है, इस मंडल में प्रिय विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार के आयनिक गुण पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। और ये जो आपके आयनिक गुण होते हैं, आयनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऋणायन, धनायन। ये आयनिक कण जो होते हैं ये कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो याद रखना कि ये जो पाए जाते हैं ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। और इस आयन मंडल में पृथ्वी से भेजी गई विभिन्न प्रकार की जो तरंगें होती हैं वो इनसे टकराने के बाद में वापस भी आ जाती है। इस चीज का याद रखना कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो तरंगें होती हैं, जो किरणें होती हैं, उनका किस मंडल में टकराने के कारण वापस आने का खतरा रहता है? तो आयन मंडल में टकराने के कारण उनका वापस आने का खतरा रहता है। यह आपका आयन मंडल है। इसके बाद में अगली हम चर्चा करते हैं कि अगली जो लास्ट एंड फाइनल जो मंडल आता है उसका नाम है बाहिर मंडल। और बाहिर मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर का वो क्षेत्र है जहां पर वायु अंतिम अवस्था तक हमारे पाई जाती है। और याद रखना कि यह जो होता है ना क्षोभ मंडल, यह सबसे भारी गैसों से बना हुआ है, जबकि ये जो है ना यह सबसे हल्की गैस यहाँ पर पाई जाती हैं।
ये क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे हल्की गैसें जो हैं वो वायुमंडल के कौन सी परत में पाई जाती हैं। तो याद रखना कि सबसे हल्की जो गैसें हैं वो हमारे बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। और ये जो मंडल है ये वही मंडल है जहां पर विभिन्न प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बनता है कि बताइए उपग्रह जो हैं वो वायुमंडल की अंतिम मंडल जो है बहिर्मंडल उसके अंतर्गत छोड़े जाते हैं, उसके अंतर्गत लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत? यहां तक मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर दिक्कत तो कहीं पर भी नहीं है। दिक्कत होगी कहां पर? जब आप अपने इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे हो, कहते हैं ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। हमें अपने अंदर का मनोबल कम नहीं करना है। जैसा हमारा पहला प्रयास था वैसा ही हमारा अंतिम प्रयास भी होना चाहिए, तब जाकर के हम जीतेंगे एक दिन। और सफलता प्रिय विद्यार्थियों उनको ही प्राप्त होती है जो कंटिन्यू लगातार कछुए की तरह मेहनत करते हैं। दौड़ करके एक साथ प्रयास नहीं करना, धीरे धीरे हमें सारी बातों को कवर करना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो याद रखना कि वायुमंडल, सर आपने हमें ये बताया है कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसों का क्रम क्या होता है। इसके बाद में अगली चर्चा क्या की है हमने कि 5 मंडलों में विभाजित कर दिया है। पहला जो है ध्रुवों पर इसकी हाइट 8 से 10 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर है। अगले मंडल की हाइट 50 किलोमीटर है। उससे अगला मंडल जो है उसकी हाइट 80 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर है। और 640 किलोमीटर से ऊपर जाने पर कौन सा मंडल आता है? आप कहोगे कि सर बहिर्मंडल आता है। इसके बाद में मैंने आपके लिए इन मंडलों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी है और उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है ये जानकारी आप सबके समझ में बड़े उचित तरीके से, बड़े उचित ढंग से आई होगी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ये तो आपने लिख ही लिया कि ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर घटता है और इस प्रकार से ऊपर जाने पर ये जो तापमान है वह तापमान किस तरह से तापमान जो है वह घटता है यानी कि कम होता है। ठीक सर, लिखना करें चालू। यदि आप इसको बनाना चाहते हो तो बना लो एक बार कोई पीछे के पन्ने पर। यहाँ से क्या है कि हमें याद हो जाएगा। यदि याद करने के लिए बनाना चाहते हो प्रिय विद्यार्थियों तो बना लीजिए इसको, वरना फिर आगे चलते हैं। और वैसे भी आगे चलने पर आपके जो नोट्स होंगे उन नोट्सों के अंतर्गत तो हम सारी बातें लिखवाएंगे ही, लेकिन फिर भी क्या है कि एक बार ये सारी बातें यदि हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, एक डायग्राम के माध्यम से अच्छा समझ में आ जाता है, तो आप इन्हें एक बार बना लीजिए। इसको मोटा मोटा लिख दीजिए यहाँ पर कि मौसम से संबंधित घटना क्या होगी, अगली कंडीशन कौन सी घटना कैसे घटित होगी। उसके बाद में चलते हैं फिर सीधे। बिल्कुल मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिस दिन मेहनत में कमी आ जाएगी ना उसी दिन याद रखना फिर कि हम तरीके से विधिवत रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो है सर वो सफलता से हम दूर हट रहे हैं, और सफलता से दूर तो हमें कभी भी नहीं हटना है। हर कंडीशन में हमें जीत हासिल करनी है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जो हैं उनके अंतर्गत हमें अपना कहीं ना कहीं पर स्थान बनाना है। जी हाँ, उनके अंतर्गत हमें अपना क्या बनाना है? स्थान बनाना है। चलो तो करें फिर लिखना शुरू। ठीक है सर, लिखना शुरू कर देते हैं। कल आप सबको पता है ना कि हमने कहाँ तक लिख लिया था। कल हमने आपके लिए परतों के बारे में पढ़ा दिया था कि कौन सी परत जो है वह कहाँ पर पाई जाती है। अब हम सीधी सीधी परतों के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। परतों के बारे में लिखेंगे कि कौन सी परत के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। चलो ठीक है, तो डाल दीजिए प्रिय विद्यार्थियों वायुमंडल की विभिन्न परतें। हेडिंग वायुमंडल की विभिन्न परतें।
और वायुमंडल की विभिन्न परतें जो हैं इनके अंतर्गत डाल दीजिए। नंबर 1, क्षोभ मंडल। नंबर 1 कौन सी डाल देंगे? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के अंतर्गत लिखिए यह मंडल, मेरे साथ ही लिखते चलना अब, ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मेरे साथ ही लिखते चलना कि यह जो मंडल है, यह मंडल ध्रुवों पर कहाँ तक होता है और विषुवत रेखा जो होती है वहाँ पर कहाँ तक होता है। तो ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तक, और आपके जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पर कहाँ तक होता है? आप कहोगे सर 16 से 18 किलोमीटर तक होता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी नाम हमने आपको कल बताया तो था ना, ट्रोपोस्फेयर। इसको भी लिख देना भैया, लिखना चाहो तो, ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल लिख देना, पेपरों में काफी बार पूछ लिया गया है। ठीक सर। आगे लिखिए क्षोभ मंडल में घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं। क्षोभ मंडल में घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं लिखिए। बादल बनना, बादल बनना, तड़ित झंझावात का आना, तड़ित झंझावात का आना, आंधी व तूफान की स्थिति, आंधी व तूफान की स्थिति, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, आगे लिख देना गर्जन तर्जन, बादल जो गरजता है, गरजते हैं वो बरसते नहीं, बरसते हैं वो गरजते नहीं, तो गर्जन तर्जन की जो घटना होगी वो भी आपके कौन से मंडल में घटित होगी? तो याद रखना कि वह भी आपके क्षोभ मंडल में घटित होगी। आगे लिखिए क्षोभ मंडल का तापमान सर्वाधिक होता है आगे लिखिए
यहाँ CO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है। जो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है। इस कारण यहाँ का तापमान कैसा होगा भैया जी? यहाँ का तापमान अधिक होगा। ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है। आगे लिखो, इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? उपनामों के अंतर्गत नंबर 1 लिख दो, संवहन मंडल। अगला लिख दो, परिवर्तन मंडल। संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल। सबसे नीचे का है अधोमंडल। और वो मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रोपोस्फियर अंग्रेजी में। ये क्या है सर? ये इसके उपनाम हैं। संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, ट्रोपोस्फियर। कौन से मंडल के हैं? तो याद रखना कि ये क्षोभ मंडल के उपनाम हैं। आगे लिखो, 16 से 18 किलोमीटर के मध्य के भाग को मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। 16 से 18 किलोमीटर के मध्य के भाग को मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। और आगे लिख देना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्लियर है ना कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। चलो ठीक सर, लिख लिया सबने यहाँ तक कि क्षोभ मंडल का तापमान सर्वाधिक होता है, यहाँ CO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है क्योंकि यह ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है। उपनाम हो गए संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, ट्रोपोस्फियर। 16 से 18 किलोमीटर के मध्य का जो भाग है उसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं? तो याद रखना कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आगे चलते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, पहले समझ लेना, उसके बाद में हमें लिखना है। हमने आपके सामने एक परत की हमने चर्चा की थी जिसका हम नाम लिख रहे थे क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल हमने आपको बताई थी कि जब कंडीशन ऐसी आती है कि ध्रुवों पर, तब तो हम लिखते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर। और जब कंडीशन ये आती है कि बताओ
विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर हम लिखते हैं 16 से 18 किलोमीटर। जी हाँ, कितना लिखते हैं? हम लिखते हैं 16 से 18 किलोमीटर। अच्छा देखो, अब घटना क्या होती है, मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ वो प्रिय विद्यार्थियों घटना बता रहा हूँ गर्मी के दिनों की। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह सूर्य के प्रकाश को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती है। और जब सूर्य के प्रकाश को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती है, तब आपको पता है कि जो गैस होती हैं, यानी कि आपकी जो वायु होती है, सबसे ज़्यादा वायु का दाब जो होगा वो भी आपके इसी मंडल में होगा, यानी कि क्षोभ मंडल में होगा। और जब गर्मी के दिनों में यह सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती है, तब स्थिति ये होती है कि वायु गर्म हो जाती है, यानी कि जो गैसें हैं वो गैसें गर्म हो जाती हैं। और आपको पता है कि वायु गर्म होने के बाद में हल्की होती है, और हल्की होने के बाद में ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, यानी कि जाने लग जाती है। गुरुजी, सेम प्रक्रिया होती है कि जब हम वायु, हमने पढ़ा है कि जल वाष्प होता है जैसे कि, तो जब उसका तापमान कम होता है उस समय तो वो भारी होता है, और जब हम उसे ऊष्मा देकर के गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में वह हल्का हो जाता है, और हल्का होकर के वह वाष्प बन करके ऊपर उड़ने लग जाता है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर गैसों के साथ होती है कि जब गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान अधिक हो जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये वायु गर्म हो जाती है। और हम जानते हैं कि वायु गर्म होने के बाद में हल्की होती है, और हल्की होकर के और ऊपर तक जाने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो वायु है यह 16 से 18 किलोमीटर के क्षेत्र को पार करके और ऊपर तक चली जाती है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल गर्मियों के दिनों में ये जो वायु है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल का आकार बढ़ जाता है। और सर्दियों के दिनों में दोस्तों विपरीत होता है, सर्दियों के दिनों में इसका आकार जो है वह घट जाता है। पुनः एक बार सुनिए, मैंने आपके सामने क्या बोला था अभी, मैंने आपके सामने ये बोला था प्रिय विद्यार्थियों कि जो गर्मियों के दिन होते हैं, उन गर्मियों के दिनों में जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, वो गैसें सूर्य के तापमान को प्राप्त करके, ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर के वो हल्की हो जाती हैं, और हल्की होकर के वो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। सेम प्रक्रिया हमारी प्रकृति का जो नीचे का जो वायुमंडल है, जिसे हम बोल रहे हैं क्षोभ मंडल, वही घटना क्षोभ मंडल में घटित होती है। और क्षोभ मंडल में गर्मियों के दिनों में इसकी जो हाइट होती है वह बढ़ जाती है, और सर्दियों के दिनों में इसकी जो हाइट होती है वह कम हो जाती है। इसीलिए इधर देखो, मैंने इसका नाम लिखा है परिवर्तन मंडल। ये जो प्रिय विद्यार्थियों परिवर्तन मंडल जो मैंने नाम लिखा है, यह परिवर्तन मंडल इसीलिए लिखा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इसका मतलब ये हुआ सर कि इससे ऊपर जो आप दूसरे नंबर की परत बता रहे थे, जिसका हम नाम लिख रहे थे समताप मंडल, और ये समताप मंडल के ऊपर तक इसका प्रभाव हो जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल कभी कभी गर्मियों के दिनों में तो इसका प्रभाव समताप मंडल के यहां तक हो जाता है, और इस स्थिति में समताप मंडल जो है उसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं रहता। इस कंडीशन को हम कहते हैं समताप मंडल का विलोपन। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? समताप मंडल का विलोपन। याद रखना, यदि हमसे पूछे कि समताप विलोपन का, जो समताप मंडल का जो विलोपन होता है उससे संबंधित घटना क्या है, तो आप बोल देना कि गर्मियों के दिनों में जो क्षोभ मंडल है ना, उस क्षोभ मंडल की हाइट बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, और समताप मंडल के ऊपर की छत तक जा टकराता है। ऐसे में समताप मंडल का प्रभाव हमें कहीं दिखाई नहीं देता। इसी घटना को कहते हैं समताप मंडल का विलोपन। क्या कहते हैं? समताप मंडल का विलोपन कहते हैं। क्लियर हुआ ना यहां तक?
चलो तो अब इसी हेडिंग को डाल दो कि समताप मंडल का विलोपन। इसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी तो हमसे यही पूछ लिया जाता है कि बताइए समताप मंडल का जो विलोपन होता है वो कब होता है, तो याद रखना ग्रीष्म ऋतु में होता है। समताप मंडल का विलोपन कब होता है? हम कहेंगे कि सर समताप मंडल का जो विलोपन होता है ना वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो हेडिंग क्या बन जाएगी? अगली अगली हेडिंग हमारी बन जाएगी समताप मंडल का विलोपन। लिख दो चलो, समताप मंडल का विलोपन। डाल दो समताप मंडल का विलोपन। दिखाई दे रहा है ना सबको? समताप मंडल का विलोपन। समताप मंडल का विलोपन। समताप मंडल का विलोपन लिखिए। कभी कभी विषुवत रेखा पर या फिर इसी को हम बोलेंगे भूमध्य रेखा पर, कभी कभी विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक हो जाता है। तापमान कभी कभी विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्षोभ मंडल का विस्तार लिखिए, जिसके कारण क्षोभ मंडल का विस्तार जिसके कारण क्षोभ मंडल का विस्तार समताप मंडल के समताप मंडल तक हो जाता है। इसी घटना को समताप मंडल का विलोपन कहते हैं। इसी घटना को समताप मंडल का विलोपन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? समताप मंडल का विलोपन कहते हैं। क्लियर हुआ ना? आगे लिखिए, क्षोभ मंडल का नामकरण क्षोभ मंडल का नामकरण प्रमुख वैज्ञानिक क्षोभ मंडल का नामकरण प्रमुख वैज्ञानिक हिजरेंस डी बोर्ड ने किया था। हिजरेंस डी बोर्ड ने किया था। क्लियर हुआ कि क्षोभ मंडल का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक सर।
अगला मंडल डाल दीजिए समताप मंडल। दूसरा मंडल कौन सा डाल देंगे? समताप मंडल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले समझाई थी। डाल दीजिए नंबर 2 समताप मंडल। लिखो लिखिए समताप मंडल समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी, लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है, परत पाई जाती है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। आगे लिखिए, समझा चुका हूं कि मौसम से संबंधित इसमें कोई घटना घटित नहीं होगी। वायुयान उड़ाने के लिए इसे आदर्श मंडल या आदर्श परत इसे माना जाएगा। इसी के बारे में आगे लिखिए, समताप मंडल के बारे में लिखिए, यह मंडल समान तापमान वाला होता है। यह मंडल समान तापमान वाला होता है। क्लियर हुआ? आगे लिख दीजिए, इस मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटना घटित नहीं होती है। इस मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटना घटित नहीं होती है। क्लियर हुआ? तापमान कैसा रहता है? समान रहता है। मौसम संबंधी कोई भी घटना घटित नहीं होती है। आगे लिखिए, इस मंडल को वायु परिवहन के लिए, इस मंडल को वायु परिवहन के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। आदर्श मंडल माना जाता है। क्लियर है ना? तापमान समान रहता है, मौसम संबंधी कोई भी घटना घटित नहीं होती है, और वायु परिवहन के लिए कैसा माना जाता है? आप कहोगे कि सर एक आदर्श मंडल माना जाता है। आगे लिख देना, इसकी अधिकतम ऊंचाई मैंने आपको डायग्राम बना करके बताई थी कितनी होती है, तो लिख दीजिए कि इसकी अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। क्लियर है ना कि इसकी अधिकतम ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। नोट डाल करके थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में भी लिख देना, मैंने उसके बारे में भी आपको समझाया था। तो नोट डाल करके लिख दीजिए
कि लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत स्थित होती है। ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस कारण ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। इस कारण ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। लिख देना, ओजोन दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन के पास में कहीं पर कोष्टक बना करके लिख देना O3। क्या लिख देना है? O3। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक की सारी बातें आप सबकी समझ में उचित ढंग से आई होंगी। देख लीजिए एक बार पुनः मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं। ये तो वही बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे कल चर्चा करके गया था। इसके बाद में अगली कंडीशन मैंने इनकी आपको हाइट बताई है। हाइट के अलावा अगली स्थिति में मैंने इनमें घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दी है। इससे आगे फिर मैंने आपको नोट्स बनवाना चालू करवा दिया था क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर के बारे में, कि यह मंडल ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। घटित होने वाली घटनाएं बादलों का बनना, तड़ित झंझावात का आंधी तूफान की स्थिति, बिजली का चमकना, गर्जन तर्जन की जो घटना होती है वो इसी में होती है। क्षोभ मंडल का तापमान सबसे ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। उपनामों के अंदर संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, ट्रोपोस्फियर हो गए। 16 से 18 किलोमीटर के मध्य का जो भाग है उसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं और मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी इसी में घटित होती हैं। इसके बाद में फिर मैंने आपको समताप मंडल का विलोपन बताया है कि कभी कभी विषुवत रेखा पर जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाली परत का विलोपन हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं समताप मंडल का विलोपन। इससे आगे फिर मैंने आपको बताया है कि नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में अगला आता है समताप मंडल, और समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया है कि यह मंडल समान तापमान वाला होता है, इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटना घटित नहीं होती है। वायु परिवहन के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो हो सकती है वह 50 किलोमीटर तक होती है और 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस कारण ओजोन परत का पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अगली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है और कि ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, बताते हैं अगली जो परतें हैं उनके नोट्स तैयार करते हैं। समझा तो मैंने आपको सारी बातें दी हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।